मेरा नाम डॉक्टर सिंधु सुमन है। मैं राजेंद्र मिश्र महाविद्यालय सहरसा में हिंदी की सहायक प्राध्यापिका हूँ। आज का यह वर्ग स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के छात्रों के लिए है। आज का शीर्षक है हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, भाग 3। इसके पूर्व भाग 1 और भाग 2 में मैंने हिंदी कहानी का संक्षिप्त परिचय दिया था। साथ ही प्रेमचंद के पूर्व हिंदी कहानी के विकास पर बात की थी। आज का यह वर्ग प्रेमचंद की कहानियों से संबंधित है। प्रेमचंद की कहानी कला का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रेमचंद हिंदी के युग प्रवर्तक कहानीकार माने जाते हैं। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। उर्दू में लिखा हुआ उनका कहानी संग्रह सोजे वतन 1908 में प्रकाशित हुआ था, जिसमें 5 कहानियों का संग्रह था। इनमें इनकी लेखनी इतनी सशक्त थी कि इनकी स्वतंत्रता की भावना से ओत-प्रोत होने वाली इन कहानियों के संकलन को अंग्रेजी सरकार ने अपने ऊपर खतरा मानकर उसे जब्त कर लिया था। बाद में हिंदी में प्रेमचंद के नाम से वो लिखने लगे थे और उनका यह नाम कथा जगत में अमर हो गया। उनकी पहली हिंदी कहानी ज़्यादातर लोग पंच परमेश्वर को मानते हैं, जो सन 1916 में प्रकाशित हुई थी। लेकिन नवीन अनुसंधानों के आधार पर यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि सन 1915 में सरस्वती पत्रिका में सौत नामक कहानी प्रकाशित हुई थी और वही उनकी पहली कहानी है। उनकी अंतिम कहानी कफन मानी जाती है, जो 1936 में प्रकाशित हुई थी। इसलिए 1916 से 1936 के काल को प्रेमचंद युग कहना समीचीन प्रतीत होता है। मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में लगभग 300 कहानियों की रचना की, जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। अब हम प्रेमचंद की कहानियों के विषय पर बात करते हैं। प्रेमचंद की कहानियों में विषय वैविध्य दिखाई पड़ता है। किसी अन्य कथाकार ने जीवन के इतने व्यापक फलक को अपनी कहानियों में नहीं समेटा है जितना प्रेमचंद ने। उनकी कहानियाँ अपने परिवेश से, अपने आसपास के जीवन से गहरी जुड़ी दिखती हैं। उनकी अधिकांश कहानियों का विषय ग्रामीण जीवन से लिया गया है, किंतु बहुत सारी कहानियाँ कस्बाई ज़िंदगी को दिखाती हैं। स्कूल कॉलेजों से भी कई जुड़ी हुई हैं। उनकी कहानियों के पात्र हर वर्ग, हर धर्म और हर जाति के हैं। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान, कोई किसान है तो कोई विद्यार्थी। अपनी कहानियों में उन्होंने विविध समस्याओं को भी उठाया है। कहीं जमींदारों के द्वारा किसानों के शोषण की समस्या दिखाई है, तो कहीं सूदखोरों के शोषण से पिसते ग्रामीणों की समस्या, कहीं छुआछूत की समस्या है, तो कहीं रूढ़ी और अंधविश्वास की बातें, तो कहीं संयुक्त परिवार की समस्या, भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं आदि। प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों पर बात करें तो हम पाते हैं कि इनकी प्रारंभिक कहानियों में आदर्श का पुट था। पंच परमेश्वर, आत्माराम, प्रेरणा, ईदगाह, नमक का दारोगा आदि कहानियों का मूल उद्देश्य है सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुँह काला। जबकि बाद की कहानियाँ जैसे पूस की रात और कफन तक आते आते उनका दृष्टिकोण परिवर्तित हो गया है। अब वे जीवन के यथार्थ से जुड़ गए थे। स्पष्ट है कि उनकी पहले वाली कहानियाँ आदर्शवादी हैं और बाद में लिखी गई यथार्थवादी। प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियाँ आदर्शात्मक, इतिवृत्तात्मक और घटना बहुल हैं। बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, मंत्र आदि ऐसी ही कहानियाँ हैं जिनका मूल स्वर पश्चाताप है। इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर हेतु भारद्वाज लिखते हैं, आदर्शवादी
एवं सुधारवादी दृष्टि का कारण यह भी है कि प्रेमचंद के मन में मनुष्य की सद्वृत्तियों के प्रति गहरी आस्था है। उन्हें लगता है कि मनुष्य बुनियादी तौर पर बुरा नहीं होता एवं उसके सुधार की संभावनाएं सदा बनी रहती हैं। प्रेमचंद की वे कहानियां जिनमें शोषण का विरोध है, जिनमें आक्रोश है, जिनमें एक अलग सी बेचैनी है, उसे हम उनकी द्वितीय चरण की कहानियां या प्रेमचंद की विकासवादी काल की कहानियां कहते हैं, जिसमें सवा सेर गेहूं प्रमुख है। इसमें कर्ज में लिए गए सवा सेर गेहूं को एक पीढ़ी नहीं चुका पाती और यह कर्ज उसकी दूसरी पीढ़ी पर भी लाद दिया जाता है। जब एक पीढ़ी ही नहीं चुका पाई तो दूसरी पीढ़ी भी चुका पाएगी, इसमें संदेह है। इसी तरह जुलूस और समर यात्रा में प्रेमचंद ने राष्ट्रीय आंदोलन का जिक्र किया है। अब प्रेमचंद की कथा विकास का तीसरा चरण, जिसे हम उत्कर्ष काल कहते हैं, पर हम बात करेंगे। इसमें सतमती, ईदगाह, नशा, कफन, पूस की रात आदि कहानियों को लिया जा सकता है, जो यथार्थवादी कहानियां हैं। कफन शोषण मूलक व्यवस्था पर कठोर टिप्पणी है, तो सदगति का दुखिया धार्मिक पाखंड एवं शोषण का शिकार बनकर मर जाता है। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था। यह कहकर प्रेमचंद ने जो व्यंग किया है वह पाठकों को भीतर तक तिलमिला देता है। कफन के घीसू माधव कफन में मिले पैसों से अपना पेट भरते हैं और शोषकों को कोसते हुए अपने को तसल्ली देते हैं कि निश्चय ही बुधिया स्वर्ग जाएगी। जो मरते मरते हमारी आकांक्षा को पूरी कर गई वह बैकुंठ न जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं। इस तरह उन्होंने बड़े ही यथार्थवादी रूप में इसका चित्रण किया है। आप सबों को कफन कहानी जरूर पढ़नी चाहिए। ये कफन कहानी प्रेमचंद को और ज़्यादा समझने में बहुत ही कारगर साबित होगी। इस कहानी को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद रहा है, लेकिन तमाम विवादों के बावजूद हम इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद को ज़्यादा नग्न तौर पे, ज़्यादा ही गहराई से समझ सकते हैं। अब हम प्रेमचंद के कथा शिल्प पर बात करते हैं। प्रेमचंद का कथा शिल्प भी उत्तरोत्तर विकास पथ पर अग्रसर रहा है। प्रारंभिक कहानियों में इतिवृत्तात्मकता अधिक मिलती है। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ है बड़े ही विस्तार से, बड़े ही आराम से एक एक चीज़ों की गिनती कराना, बहुत ही गहराई से विश्लेषण करना। लेकिन ऐसा शुरुआती दौर में था। बाद में चरित्र चित्रण की मनोवैज्ञानिकता के स्थान पर व्यक्ति के आचरण का वर्णन अधिक किया गया। पंच परमेश्वर इसी कोटि की कहानी आती है। सन 1930 के बाद की कहानियों में कथानक छोटे और संश्लिष्ट होते गए और कहानी की मूल संवेदना को उभारने वाली 2-3 घटनाओं पर ही बल दिया जाने लगा। कहानियों के पात्रों का चरित्रांकन भी मनोविश्लेषणात्मक पद्धति पर किया जाने लगा। 1930 से 1936 के दौर को हम उत्कर्ष काल के तौर पर देखते हैं, लेकिन इसके ठीक पहले जो अभी मैंने मनोविश्लेषणात्मक पद्धति की बात की, तो शतरंज के खिलाड़ी ऐसी ही कहानी है, जिसमें कहानी की शुरुआत होती है और कहानी की चरम सीमा पर हम द्वंद्व और समस्या के माध्यम से पहुंचते हैं। इस कहानी को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। 1930 से 36 के दौर की जो कहानियाँ थी प्रेमचंद की, उन कहानियों में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के साथ साथ जीवन के यथार्थ का चित्रण हुआ। इन कहानियों में कथानक और घटनाओं को उतना महत्व नहीं दिया गया जितना कहानी की मूल संवेदना को। पाठकों तक पहुंचने की ओर ध्यान दिया गया। कफन और पूस की रात इस वर्ग की कहानियां हैं। इनमें सच्चाई को नग्न रूप में उजागर किया गया। हिंदी की आधुनिक कहानियों को ऐसी कहानियों से बहुत कुछ दाय के रूप में प्राप्त हुआ है और हम इसे अस्वीकार नहीं कर सकते। हिंदी कहानी में मनोविज्ञान के प्रवेश का श्रेय भी प्रेमचंद को मिलना चाहिए। उन्होंने चरित्र चित्रण में मनोविज्ञान का समावेश किया और पात्रों में मनोविश्लेषण पर ध्यान दिया। नशा, मनोवृत्ति, ईदगाह, मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित कहानियां हैं। प्रेमचंद जी ने आज़ादी के लिए जनसंघर्ष करने वाले पात्रों का चित्रण भी आहुति, जुलूस, सत्याग्रह, समर यात्रा नामक कहानियों में किया है।
प्रेमचंद की कहानी की भाषा देखें। भाषा एक ज़बरदस्त माध्यम होता है लोगों तक पहुंचने के लिए। तो प्रेमचंद की कहानी कला में भी भाषा का विशेष योगदान है। उनकी कहानियाँ भाषा की दृष्टि से बेजोड़ हैं। भाषा पूरी तरह से पात्रों के अनुकूल है। उसमें लोकोक्ति, मुहावरों का भरपूर प्रयोग है। भाषा के कारण ही उनकी कहानियों की पठनीयता और संप्रेषणीयता बहुत बढ़ गई है। सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण भाषा जिसमें उर्दू, हिंदी के, अंग्रेजी के चलते हुए शब्द प्रयुक्त हैं, ये सब हमें प्रेमचंद की कहानियों में उपलब्ध होती है। इसके बाद एक बहुत ही अहम बात जो प्रेमचंद की कहानियों के संबंध में हम इस पर जिक्र करेंगे वो है दलित चेतना और स्त्री विमर्श। हालिया दिनों में विश्व रंगमंच पर, विश्व साहित्य के क्षेत्र में दलित चेतना और स्त्री विमर्श पर लगातार बातें की जा रही है। दलित चेतना और स्त्री विमर्श पर जब हम बात करते हैं तो निस्संदेह हमें प्रेमचंद याद आते हैं। प्रेमचंद के बगैर स्त्री विमर्श और दलित चेतना पर बात करना साहित्य जगत में एक अधूरापन के साथ बात करना होगा। प्रेमचंद ने बहुत पहले पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी, गृहदाह, परीक्षा, आप बीती, सवा सेर गेहूँ, आत्माराम, माता का हृदय, कज़ाकी, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं, सदगति, सवा सेर गेहूँ, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ लिखी जिनके अंदर प्रवेश करने पर हमें दलित चेतना और स्त्री विमर्श के उदाहरण मिलते हैं। तो इस प्रकार हम प्रेमचंद की कहानी कला पर आज के समय में बात कर पाते हैं। अब प्रेमचंद की कहानी कला के बाद बहुत सारे ऐसे लेखक थे जो प्रेमचंद के समानांतर लिख रहे थे, जैसे प्रसाद, सुदर्शन, विश्वंभरनाथ शर्मा, कौशिक, बहुत सारे लेखक। इन तमाम लेखकों पर हम बहुत ही संक्षिप्तता के साथ विचार करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगले वर्ग में आज हमने प्रेमचंद पे बात की और प्रेमचंद की कहानियों पर बात की, किस तरह उत्तरोत्तर विकास हुआ, कैसे उन्होंने अपनी यात्रा आदर्श से शुरू की, आदर्श से धीरे धीरे यथार्थ की ओर बढ़े और यथार्थ की ओर बढ़कर एकदम से नग्न धरातल पर वो खड़े हो गए और कहानियाँ जो हैं वो ऐसा लगने लगा जैसे हमसे, आपसे बात कर रही हूँ। और उनके अंदर की जो किस्सा गोई है, उनके अंदर जो सच्चाई है, उनके अंदर जो बेबाकपन है, वो आज तक लोगों को प्रभावित करता है। और हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के इस कहानी की यात्रा में प्रेमचंद अपनी लेखनी की वजह से ही कैसे एक मील का पत्थर साबित होता है, ये आज हमने जाना और इस पर हमने बातचीत की। धन्यवाद।